दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, इतिहास अपने को दोहराने की स्थिति में पहुंच रहा है। संसद की सर्वोच्चता फिर से स्थापित हो रही है क्योंकि सड़कें सुनी नहीं है। और जब सड़कें सुनी नहीं है तो डॉक्टर लोहिया के शब्दों में संसद के आवारा होने की कोई गुंजाइश अब दिख नहीं रही। क्योंकि मध्य रात्रि तक जब संसद में बहस हो रही है तो स्वाभाविक है कि संसद के ऊपर एक व्यक्ति और एक नेता की सर्वोच्चता को स्थापित करने की कोशिश जो पिछले एक दशक से चल रही थी, वो कोशिशें अब चूर चूर हो चुकी है। और इस रूप में चूर चूर हो चुकी है जिसमें इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। कैसे दोहराता हुआ नजर आ रहा है? दरअसल 26 साल पहले आपको ले चलना होगा ताकि आपको यह समझ में आए कि कैसे ऑपरेशन बंगाल के मुकम्मल होते ही नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद पर बने रहना लगभग असंभव हो जाएगा और ऑपरेशन बंगाल अब ज्यादा दूर नहीं है। 26 साल पहले और 26 तारीख, जी हां, तारीख थी 26 फरवरी 1999। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका था और उस राष्ट्रपति शासन को लोकसभा की मंजूरी दिलाने के लिए लोकसभा में वोटिंग होनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का इकबाल दांव पर था, लेकिन वो इकबाल लोकसभा में तो बचा, राज्यसभा में बच नहीं पाया और बिहार में राबड़ी देवी की सरकार को बहाल करना पड़ा। लेकिन लोकसभा में जो इकबाल बचा 26 फरवरी 1999 के दिन, वो महज 29 वोटों से बचा। सरकार के पक्ष में 279 और सरकार के विरोध में 250 वोट पड़े थे। सरकार का इकबाल उस दिन तो बच गया, लेकिन विपक्षी दलों को सत्ता साफ दिख गई। चाहे संयुक्त मोर्चा के घटक हो, चाहे सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली उस वक्त की कांग्रेस पार्टी हो, सबको दिख गया कि दिल्ली की सत्ता ज्यादा दूर नहीं है। और दिल्ली की सत्ता के लिए जयललिता और उनके 18 सांसद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लिहाजा बिहार की वोटिंग के बाद महज चंद हफ्तों के भीतर जयललिता दिल्ली पहुंचती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की टी पार्टी होती है और उस टी पार्टी के बाद 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार धराशायी हो जाती है। अब तक की वो अंतिम सरकार थी जो सदन के अंदर फ्लोर पर धराशायी हुई। उसके बाद कोई सरकार सदन के फ्लोर पर इस देश में नहीं गिरी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो। लेकिन अब हालात बन रहे हैं। दरअसल 26 फरवरी 1999 की वोटिंग ने 50 दिनों के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को धराशायी कर दिया था, क्योंकि उस वक्त 29 वोटों में 18 सांसद जयललिता के थे और विपक्ष को लग गया कि अगर 250 के आंकड़े में उसने जयललिता के सांसद जोड़ लिए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वही हुआ। ये अलग बात है कि सरकारें उसके बाद के दौर में गिरनी बंद हो गई, वैकल्पिक सरकारें एक ही लोकसभा में बननी बंद हो गई, क्योंकि उस वक्त सरकार गिरा तो दी गई थी, वैकल्पिक सरकार बनाई नहीं जा सकी। और कोई भी सांसद जो बहुत मेहनत करके, बहुत खर्च करके, खून पसीना बहा करके जीत कर आता है, वो सांसद 5 साल के पहले भूतपूर्व नहीं होना चाहता। ये एक बड़ा फैक्टर रहा जिस वजह से उसके बाद मिड टर्म पोल की गुंजाइश इस देश में नहीं बनी। अब वैकल्पिक सरकार का खाका खींचकर नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने की बुनियाद वक्फ बिल पर, वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस प्रकार से वोटिंग हुई और जिस प्रकार से सरकार की नाक, सरकार की बैसाखियों ने बचाई, उसके बाद विपक्ष को ठीक 26 साल पहले वाला फॉर्मूला अब साफ दिखने लगा है। और जिस दिन ऑपरेशन बंगाल होता है और जिस दिन उसके साथ साथ राहुल गांधी ने चाह लिया, दिल्ली में नया प्रधानमंत्री नए कलेवर के साथ इसी लोकसभा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑपरेशन बंगाल क्या है जिसकी चर्चा हो रही है, उसको जानने के पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद जिस तरह के ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी ने की थी, वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद वो ध्रुवीकरण कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता यह जरूर हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर जो बिखराव की प्रक्रिया चल रही थी, जो प्लान बी, प्लान सी, बी टीम, सी टीम बनकर के कोई पार्टी चुनाव लड़ रही थी या वोट काटने का काम कर रही थी, उस प्रक्रिया पर अब विराम लगने की गुंजाइश बन गई है। और जब वो विराम लगता है तो जो लोकसभा चुनाव में यूपी में पीडीए कामयाब होता है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कामयाब होती है, वो पूरे देश में अब कामयाब होने की गुंजाइश पड़ जाती है। आते हैं ऑपरेशन बंगाल पर।
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के मामले को चुनौती दे दी गई है। मामला अभी आगे खींचेगा क्योंकि कई सारे लूप होल्स इसमें है। लेकिन ऑपरेशन बंगाल की भूमिका जब हम उसकी चर्चा शुरू करें तो वक्फ बोर्ड की वोटिंग के नतीजों को आप देखें। 288 लोग सरकार के विपक्ष में होते हैं, सरकार के पक्ष में होते हैं, और 232 लोग विपक्ष में होते हैं। एक सांसद लोकसभा के अध्यक्ष है। कुल संख्या होती है 521। 22 लोग संसद में नदारद होते हैं, और 22 लोग जो संसद में नदारद होते हैं उसमें उड़ीसा से बीजेपी के 2 सांसद होते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, और इंडिया गठबंधन के सांसदों का जिक्र करें तो जो अब तक आंकड़ा सामने आ रहा है उन इंडिया गठबंधन के सांसदों में प्रियंका गांधी निजी व्यस्तताओं की वजह से सदन में नहीं थी, और शरद पवार की पार्टी के 2 सांसद लोकसभा सदस्य संसद में नहीं थे। लेकिन जिस ढंग से धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाली 4 पार्टियां, जी हां 4 पार्टियां और उनके 31 सांसदों ने यदि सरकार की लाज नहीं बचाई होती तो सरकार परसों रात्रि में ही भूतपूर्व हो चुकी होती। परसों रात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो चुका होता। और यही वो कमजोर नस है जो अब इंडिया गठबंधन के दलों को दिखाई दे रहा है कि 293 सीटें जीतने वाला नरेंद्र मोदी का एनडीए फेयर प्ले में साफ साफ सीधे सीधे मतदान की स्थिति में 5 सांसद कम के साथ आकर यानी 288 पर संसद में पहुंचता है। वहीं 232 सीटें जीतने वाला इंडिया गठबंधन अपने कुछ सांसदों की अनुपस्थिति के बावजूद 232 के आंकड़े पर बना रहता है। अगर इन 4 पार्टियों के 31 सांसदों ने सरकार नहीं बचाई होती तो विपक्ष का आंकड़ा 263 का होता और नरेंद्र मोदी की सरकार का आंकड़ा 257 का होता। 6 वोटों से सरकार गिर चुकी होती। कौन है ये 4 पार्टियां और इनके सांसद? एक तो जनता दल यूनाइटेड, जिसमें मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे का दौर चल रहा है, और जिस तरह से पिछड़े वर्ग के मुसलमानों का समर्थन नीतीश कुमार को मिलता रहा है, अब उसमें सीधा सीधा क्षरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नीतीश कुमार की पार्टी भी आज के हालात और जुमे की नमाज के बाद जिस ढंग से स्थानीय स्तर पर रिपोर्टर्स ने जगह जगह मस्जिदों से जो प्रतिक्रिया ली, मुस्लिम समुदाय के भीतर पहली बार मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार एक पॉलिटिकल विलेन के तौर पर देखे जा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति 9.5% मुस्लिम आबादी वाले चंद्रबाबू नायडू के राज्य आंध्र प्रदेश की है। यही स्थिति चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की विरासत संभालने वाले 2 लोकसभा सांसदों की पार्टी जयंत चौधरी की है, और यही स्थिति महाराष्ट्र में अजीत पवार की है, क्योंकि उनके एकमात्र लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे ने वक्फ संशोधन बिल पर सरकार के रुख का सदन में न सिर्फ समर्थन किया बल्कि वोटिंग भी कर दी थी। तो इन 4 पार्टियों 16 टीडीपी के, 12 जेडीयू के, 2 जयंत चौधरी के और 1 अजीत पवार के, इन सांसदों ने सरकार की लाज नहीं बचाई होती, सत्ता जा चुकी होती। और अब बिल्कुल वही आंकड़ा, जो आंकड़ा दिख गया था उस वक्त हरकिशन सिंह सुरजीत को, सोनिया गांधी को, सुब्रमण्यम स्वामी को बिहार के मामले पर लोकसभा में वोटिंग में 1999 में, और महज 50 दिनों में सरकार गिर गई थी, वही आंकड़ा अब इंडिया गठबंधन को दिख रहा है। वही आंकड़ा इस देश में तमाम गैर भाजपा दलों को दिख रहा है। और ऑपरेशन बंगाल की जो बात मैं कर रहा था, 4 भाजपा सांसदों, जी हां 4 लोकसभा सांसदों के बारे में एक खबर है कि वो बहुत जल्द तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बिखर रही है। 4 के आंकड़े को कुछ लोग 6 तक बता रहे हैं, लेकिन कम से कम तो 4 लोकसभा सांसद पार्टी छोड़कर, यानी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के अंदर की सदस्य संख्या को 240 से घटाकर 236 पर लाने की स्थिति में पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। बंगाल से जो खबरें आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद संकेत नहीं है। बिहार से जो खबरें आ रही है उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच कब सहमति बन जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भी राजनेता अपने वोट बैंक पर अपनी पार्टी के जनाधार को अपनी आंखों के सामने अपने कृत्य से छीजते हुए, खत्म होते हुए नहीं देख सकता, जो आज जेडीयू की हालत है। और सिर्फ वक्फ के मुद्दे पर ही नहीं है, आरक्षण बढ़ाने वाले मुद्दे पर भी है, जातीय जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी के पीछे हटने को लेकर भी है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी जो परिस्थितियां हैं, ये तमाम मुद्दे जो खुद नीतीश कुमार के द्वारा पैदा किए गए मुद्दे थे, उन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कन्नी काटी है, जेडीयू अब
चाहे लाख कोशिशें ललन सिंह और संजय झा कर ले, आने वाले वक्त में भाजपा के विरोध में दिखाई देने लगे, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, ऑफर कौन देगा? ऑफर कौन देने की स्थिति में पहुंच रहा है? संविधान बचाने का नाम जो लोग ले रहे हैं, स्वाभाविक है ऑफर देने की जिम्मेदारी अब उनके ऊपर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में मशीनी इलेक्टोरल सिस्टम, मशीनी चुनाव व्यवस्था से मुक्ति भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और जब तक वैकल्पिक सरकार नहीं बनेगी, तब तक उस सिस्टम से मुक्ति दिलाने की बात यदि कोई भी राजनीतिक दल कर रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, तो वो जनता को मूर्ख बना रहा है। ये अब जनता को साफ साफ दिखाई दे रहा है। चंद्रबाबू नायडू, उन्हें भी अपने बेटे को बहुत जल्द सत्ता ट्रांसफर करनी है। नारा लोकेश को मुख्यमंत्री बनाना है। शरद पवार, जिनकी पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह, उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह, ये सारी पार्टियां एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, जिसके बाद अब लोकसभा के अंदर से जो नतीजा सामने आया, जो परिणाम सामने आया, उसने विपक्षी दलों को जो फॉर्मूला दे दिया, उस फॉर्मूले के बाद ऑपरेशन बंगाल यानी बीजेपी के बंगाल में सांसदों के टूटते ही, लोकसभा से इस्तीफा देते ही, जो दूसरे राज्यों में जो हलचल मचनी है, उस हलचल के लिए मत भूलिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बार बार सदन के अंदर अपमान करने की स्थिति बन रही है, वो स्थिति परिस्थितियों को बीजेपी के लिहाज से और ज्यादा विषम बना रही है। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी पिछली लोकसभा में, सूरत की कोर्ट के फैसले के बाद चली गई थी। अब वो हालात बन रहे हैं जहां राहुल गांधी वैकल्पिक सरकार की दिशा में कम से कम विपक्षी दलों के, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के दबाव में कहें या अपनी मर्जी से कहें, अब आते हुए और एकला चलो रे की राजनीति से कम संसदीय व्यवस्था में वैकल्पिक सरकार यानी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की स्थिति लाने की सूरत में खड़े होते हुए दिखाई दे सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू 1997 में प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, इंद्र कुमार गुजराल बना दिए गए, तब यूनाइटेड फ्रंट के कन्वेनर हुआ करते थे। स्वाभाविक है सीताराम केसरी को तब पसंद नहीं आए थे, कुछ उनकी भी बहुत ज्यादा इच्छा खुलकर सामने नहीं आई थी पीएम बनने के लिए, ये बात भी सही है। आज के हालात में 70 साल से ऊपर के चंद्रबाबू नायडू के पास प्रधानमंत्री पद के सिवा कुछ और अचीव करना बाकी नहीं रह गया है। और जब चंद्रबाबू नायडू सामने आएंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, नीतीश कुमार सामने आएंगे उप प्रधानमंत्री पद के लिए, तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार के राज के निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सांसद पहले बिहारी प्रधानमंत्री का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। चंद्रबाबू नायडू के राज्य के दूध के विपक्षी दल के सांसद तेलुगु बिड्डा के प्रधानमंत्री पद पर बैठने का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। यही नियति है, क्योंकि सबने देखा है कि नरसिम्हा राव की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ने वाली एनटी रामाराव की टीडीपी ने 1991 में अपने 13 लोकसभा सदस्यों का तेलुगु आत्मसम्मान के नाम पर, पहले तेलुगु प्रधानमंत्री के शपथ लेने की परिस्थितियों के नाम पर धुर विरोधी कांग्रेस पार्टी के नरसिम्हा राव का लोकसभा में समर्थन किया था। ये इस देश में सियासत की रवायत है। तभी बाला साहब ठाकरे भी कहा करते थे कि शरद पवार के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में उनका समर्थन किया जा सकता है। जैसे प्रतिभा पाटिल का एनडीए को नाराज करते हुए शिवसेना ने उस वक्त समर्थन कर दिया था बतौर राष्ट्रपति कैंडिडेट। तो अब जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में एक झटके में 40 के करीब सांसद कभी भी सत्ता का दामन छोड़ दे, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। स्क्रिप्ट अंदर खाने तब लिखी जानी है, यूं कहें स्क्रिप्ट की पहली बुनियाद तैयार होनी शुरू हो गई है। बस सवाल यह है कि फुटबॉल में जैसे पहली किक मारी जाती है, वो पहली किक क्या बंगाल के सांसदों को तोड़कर ममता बनर्जी लगाने वाली है? बंगाल में फुटबॉल वैसे भी बहुत लोकप्रिय है। मोहन बागान से लेकर ईस्ट बंगाल तक ये सब वही के क्लब रहे हैं। लेकिन आज के दौर में जब बात गुजरात लॉबी या गुजरात क्लब की होती है, तो इस देश में एक तरफ मराठी मानुस और महाराष्ट्र की सियासत भी कसौटी पर कसी जानी शुरू होती है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार की परिस्थितियां भी अजीबोगरीब बननी शुरू होती है, तीसरी तरफ नागपुर भी असहज होना शुरू होता है, और चौथी तरफ दक्षिण भारत में जो बिसात परिसीमन के मुद्दे पर बिछ रही है, वो बिसात भी ज्यादा खुलकर सामने आनी शुरू हो जाती है। अभी तो अन्नामलाई का इस्तीफा गठबंधन के सहयोगी दल के दबाव में होने की बातें तमिलनाडु में आ रही है, लेकिन अन्नामलाई के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की परिस्थितियां अगर सहयोगी दल के दबाव में हो रही है,
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस पार्टी के सांसदों की संख्या शून्य है, उसका दबाव इतना बड़ा है, तो जिसके 1 दर्जन और 1.5 दर्जन सांसद है, वो फिर इस देश में किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने एक बात तो बहुत साफ है, इंडिया अलायंस के सामने भी ये बात बिल्कुल साफ है कि मंडल कमीशन के बाद पोस्ट मंडल भारत में यदि किसी को बहुमत मिला तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। किस बात पर मिला? क्या चुनावी हिंदुत्व के नारे पर मिला? जी नहीं। क्या नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल के नारे पर मिला? जी नहीं। क्या 15 लाख रुपए खाते में डालने की बातें कहने के लिए मिला? जी नहीं। मिला किस पर? तो इस देश की 52% आबादी, खासकर हिंदी भाषी भारत के 245 लोकसभा सीटों की पिछड़े वर्ग की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में खुद को डुबोने के लिए तैयार हो गया और उस चुनावी हिंदुत्व की चाशनी के सहारे मंडल और कमंडल के कॉकटेल ने नरेंद्र मोदी को गांधीनगर से उठाकर दिल्ली तक पहुंचा दिया। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया 10 सालों में, एक लूप होल तो नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया। वो लूप होल है रोहिणी कमीशन। कहा जा रहा है 3 पार्ट में पिछड़े वर्गों को विभाजित करने की बुनियाद रखी। अब केंद्र में वैकल्पिक सरकार बनाकर बिना अपने माथे पर तोहमत लिए हुए उसी स्टॉप गैप अरेंजमेंट वाली 6 महीने साल भर की सरकार से रोहिणी कमीशन की सिफारिशों को लागू कराकर यानी पिछड़े वर्गों को खंड खंड करते हुए सीधा सीधा इस देश में कभी कोई चुनावी हिंदुत्व की बयार ही नहीं चलनी पाए, उसकी मुकम्मल व्यवस्था यानी अगले 100-150 सालों तक इस देश में बहुमत वाली सरकार की व्यवस्था को खत्म कर यूपीए टाइप रूल की गुंजाइश कांग्रेस पार्टी अपने लिए बनाते हुए देख सकती है। और ये हालात कल्पना कीजिए नरेंद्र मोदी ने ही पैदा किए हैं। नरेंद्र मोदी ने ही रोहिणी कमीशन बनाया है। राहुल गांधी लाख जाति जनगणना की बातें करें, जाति जनगणना की बात करने के बावजूद पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा समूह उनके साथ उनके चेहरे पर नहीं आ सकता, क्योंकि राहुल गांधी पिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं। और सियासत में ब्लड इज थिकर देन वाटर वाली जो थ्योरी है कि समुदाय का नेता हो उसके साथ खड़े हो जाएं, तो जब वीपी सिंह के साथ पिछड़े वर्ग के लोग खड़े नहीं हुए तो राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाएंगे, ये कल्पना भला कैसे की जा सकती है। लेकिन पिछड़े वर्ग के बीच कर्पूरी फॉर्मूले की तरह 2-3 लेयर सब लेयर तैयार कर देने के बाद कोई भी नेता हिंदुत्व की बिसात पर खड़े होकर यह नहीं कह सकता कि वो 52% आबादी का चेहरा है। उसके सामने जो परिस्थितियां होगी वो वही कह सकता है कि वो पिछड़ा है या मध्यम पिछड़ा है या अति पिछड़ा है, किस सब कैटेगरी का हिस्सा वो है, और उसी सब कैटेगरी पर दावेदारी कर सकता है, न कि पूरी जमात पर दावेदारी कर सकता है। तो वैकल्पिक सरकार इस देश में वक्फ बिल की वोटिंग ने जरूर रास्ता दिखा दिया। अब सवाल जब एग्जीक्यूशन पर आकर रुक जाता है, उसे कार्य योजना में अंतिम रूप दिए जाने की परिस्थितियों पर आकर टिक जाता है, तो सबसे पहले फाइनल कॉल कौन लेगा, इस सवाल पर पूरी सुई आकर अटक जाती है। स्वाभाविक है फाइनल कॉल इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है, इंडिया गठबंधन के नीति नियंताओं को लेना है। चंद्रबाबू नायडू राज्य की पारी खेल चुके, नीतीश कुमार राज्य की पारी खेल चुके, शरद पवार राज्य की पारी खेल चुके, एकनाथ शिंदे राज्य की पारी में भारतीय जनता पार्टी के साथ संतुष्ट नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों का, इस लूप होल्स का फायदा कैसे उठाना है, स्वाभाविक है फायदा उठाने के लिए नरेंद्र मोदी मौका नहीं देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जरूरत से ज्यादा मौका विपक्ष को दे दिया इस लोकसभा के 10 महीने के कार्यकाल में। अब आगे वो नहीं दे पाएंगे, ये बात एकदम सत्य है। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जो मौका नरेंद्र मोदी ने दिया वो मौका नागपुर देने की परिस्थिति में नहीं है। चाहे लाख कोई कहे कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में मतभेद है, संघ और भारतीय जनता पार्टी के मतभेद चाहे जिस रूप में हो, भारतीय जनता पार्टी संघ के नेतृत्व की अवहेलना जरूर कर रही है, लेकिन संघ के तमाम एजेंडे को, चाहे धारा 370 से छेड़छाड़ हो, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ रही है। लिहाजा संघ बीजेपी के विरोध में चला जाएगा और अंतर विरोधों को हवा देकर विपक्ष अगले लोकसभा चुनाव में अपनी बिसात मजबूत कर लेगा। ये दरअसल खुद को मुगालते में रखने जैसी बात है।
और खुद को मुगालते में रखने के लिए लगता नहीं कि अब इंडिया अलायंस के लोग तैयार है, लगता नहीं कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी तैयार है, लगता नहीं कि एकनाथ शिंदे भी अब इस परिस्थिति के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनका चेहरा दिखाकर किसी और का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर लगाया जा चुका है। तो देखते जाइए, बिसात तो बिछ चुकी है और इस बिसात पर अपनी तरफ से पहली राजनीतिक गोटी कौन चलता है, कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर की तरह पहली स्ट्राइक कौन लेता है, यही देखे जाने वाली बात है। क्योंकि जो पहली स्ट्राइक लेगा, स्वाभाविक है कि ईडी के माध्यम से डराने की कोशिशें उसे भी हो सकती है। तो देखते जाइए, सियासत इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इस देश में एक ही लोकसभा में वैकल्पिक सरकार की गुंजाइश अब बहुत ज्यादा बढ़ चली है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।